हूँ लेजर पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज के सेशन में जैसा कि हम प्रीवियसली डिक्लेयर कर चुके हैं कि 45 डेज में हमें 9th और 10th का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आज के सेशन में जो टॉपिक मैं कंसीडर करने वाला हूँ दैट इज रियल नंबर, वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 10th। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजीज मैं यहाँ पर इस यूनिट में यूज करने वाला हूँ और यदि अगर आप उनके साथ अच्छे तरीके से फैमिलियर होंगे तो आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। चलिए तो देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर कुछ यूज होने वाली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दैट इज, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो ये क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। हालांकि ये सारी की सारी चीजें आप लोग प्रीवियसली क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता होता है। होल नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद यदि अगर हम बात करें इवन नंबर, देन ऑड नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स के बाद हम बात करें कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट इज को प्राइम नंबर, है ना। तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है इसे भी हम पढ़ेंगे। देन साथ ही साथ हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स के बाद अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स के बाद इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। और एट लास्ट हम इस पूरी यूनिट का बेसिक यानी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फटाफट बिल्कुल मैं एक क्विक रिवीजन आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, आप बहुत ध्यान से समझिएगा जरा। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू इन्फिनिटी। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो यानी कि 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हो, या फिर अगर मैं बिल्कुल साधारण सी भाषा में आप लोगों से कहूँ कि इवन नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर्स बचते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं हमारे पास, ऑड नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पूरी यूनिट में काफी ज्यादा यूटिलाइज होने वाला है तो बहुत ध्यान से समझिएगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 जो परमानेंट है और दूसरा हो खुद अपने आप का नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद अपने आप से डिवाइड होगा। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 या फिर वो खुद अपने आप का फैक्टर, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स बचते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं हमारे पास, कंपोजिट नंबर्स। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस पूरी यूनिट में काफी ज्यादा यूज होने वाला है दैट इज को प्राइम नंबर्स। बहुत ध्यान से समझिएगा को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक फ्रैक्शन है हमारे पास p अपॉन q, तो इस फ्रैक्शन का केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए दैट इज 1। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 अपॉन 6, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल 3 अपॉन 7 है ना, तो इनका केवल कॉमन फैक्टर एक 1 है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं। तो ऐसे जो हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम्स, है ना। को प्राइम्स यानी कि जिनका केवल एक ही फैक्टर हो दैट इज 1। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन आइदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर 0 हो। रैशनल नंबर्स की अगर हम बात कर ले तो रैशनल नंबर्स के बारे में काफी सारा डिस्कशन हमें इस पूरी यूनिट में करना है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको उतना बता दे रहा हूं जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, और इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स जो हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किए जा सके। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है दैट इज q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
क्योंकि फ्रैक्शन की ये प्रॉपर्टी कहती है कि जब कभी भी किसी भी डिनोमिनेटर, अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 है तो वो पूरा नंबर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर q इज नेवर इक्वल्स टू 0। अब अगर हम बात कर लें रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं या क्या क्या कैटेगरी उसके अंडर में सर्वाइव करती हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। उससे पहले मुझे इसे रफ करना पड़ेगा और आप लोग फटाफट इसे पॉज करके नोट कीजिएगा। चलिए देखते हैं। अब रियल नंबर्स के अंडर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, उनको भी हम जरा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस कैटेगरी में मैं रखने वाला हूँ डेसिमल नंबर्स को या फिर डेसिमल एक्सपेंशन को। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग, और दूसरे की अगर हम बात कर लें तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अभी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। यहां पर यदि अगर हम बात कर लें तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना, टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी नहीं हो रहा है। इस कैटेगरी को रखा गया हमारे पास रैशनल नंबर्स में, और इस कैटेगरी को रखा गया हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स में। ठीक है, और इनकी जो कंबाइंड स्टडी है पूरी, ये हमारे पास आने वाली है किसके अंदर में, रियल नंबर्स के अंदर में। ठीक है, ये जो है ये भी क्या कहलाता है हमारे पास, रैशनल नंबर्स, और ये जो पूरी चीजें हैं ये किसके अंदर आने वाली हैं, रियल नंबर्स के अंदर में। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप यहाँ पर ये इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि रियल नंबर्स के अंदर में हमें पूरे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर या डेसिमल एक्सपेंशन, इसकी कंबाइंड स्टडी पूरी यहाँ पर करनी है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अब आपके दिमाग में सबसे पहली चीज ये आ रही होगी, एक नई टर्मिनोलॉजीज आपको सुनने को मिली है, लेमा। तो लेमा इज द प्रूव्ड स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, है ना। जिस तरीके से हमारे पास अलजेब्रा में फॉर्मूलेज होते हैं, हम डायरेक्टली उनको पुट करके कुछ दूसरी आइडेंटिटीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर इस सेगमेंट में हमारे पास लेमा यूज होने वाले हैं। अब ये जो यूक्लिड्स नाम के मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या लेमा दी इस डिवीजन के लिए, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। इस स्टेटमेंट में ये कहा कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, है ना, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए देयर एग्जिस्ट सम टू पॉजिटिव होल नंबर्स, दैट इज q एंड r, है ना, एंड q एंड r स्टैंड्स फॉर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर सपोज मान लीजिए कि 25 को यदि अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 6 क्या मिलने वाला है मुझे, 24, है ना, और रिमाइंडर में क्या बचने वाला है मेरे पास 1। और ऐसी परिस्थिति में हम इसे क्या बोलते थे, सॉरी, क्वोशिएंट। ठीक है, ये जो था ये होने वाला था हमारे पास क्या, डिवीजन। ये क्या कहलाता था हमारे पास, डिविडेंड। और ये क्या कहलाता था हमारे पास,
रिमाइंडर। ठीक है, तो इन्होंने भी इस बात को इसी तरीके से समझाया कि यदि अगर कोई दो नंबर्स हैं हमारे पास ए और बी, तो उनके लिए हमें दो पॉजिटिव होल नंबर्स और मिलने वाले हैं, दैट इज पी क्यू प्लस आर, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा जरा इस कंडीशन को, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही है हमारे पास ईडीएल, है ना, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीजें क्या है, जरा इसको भी बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। हियर a इज डिविडेंड, ठीक है, a इज डिविडेंड, b इज डिवीजन, ठीक, q इज क्वोशिएंट, एंड r इज रिमाइंडर, ठीक है। एंड द रिमाइंडर यानी कि जो रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो ऑलवेज कहां से लेकर कहां तक लाई करेगी, लेस देन और इक्वल्स टू, है ना। रिमाइंडर जो है वो जीरो के बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा होगा, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, एंड कहां तक जाएगा ये, जितना भी हमारे पास डिवीजन होगा, है ना। इसको ठीक आप इस तरीके से समझ सकते हैं, क्या रिमाइंडर की वैल्यू कभी 4 से बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती, 4 से हमेशा छोटी ही होगी, और छोटी कहां तक हो सकती है, 0 तक, है ना। तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा कहां से लेकर कहां तक लाई करेगा, 0 से लेकर b तक के बीच में। एक कंडीशन है कि रिमाइंडर 0 पॉसिबल हो सकता है लेकिन कभी भी b के इक्वल में नहीं हो सकता है। तो अब देखते हैं कि इस लेमा का यूटिलाइजेशन कैसे क्वेश्चंस में किया जाता है, यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की तरफ। और पहला ही क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है उसमें ये बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आपसे कहूँ कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता ही आता है, तो आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4n+1 फॉर सम इंटीजर। एंड उन्होंने ये बोला गया हमसे कि किसी भी यदि अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो हमें हमेशा इस फॉर्म में मिलने वाला है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है मेरे पास a, है ना। काफी सारी थ्योरी यहाँ पर यूज होती है, तो मैं आप लोगों को काफी, क्योंकि जगह शॉर्ट होने के कारण मैं आपको समझा बहुत अच्छे से दे रहा हूँ, लिखने के लिए मैं थोड़ा सा कम काम करूंगा। लेट a बी एनी पॉजिटिव odd integer which is divided by b, ठीक है। a जो है वो कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है जिसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, b से। देन बाय, मैं यहाँ पर यदि अगर ईडीएल लगाऊं तो ईडीएल के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलने वाला है, ईडीएल क्या होती थी, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ऑब्वियसली यही होता था हमारे पास, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a क्या है हमारे पास डिविडेंड, b क्या है डिवीजन, q क्या है हमारे पास क्वेश्चन, एंड r क्या है हमारे पास रिमाइंडर। चलिए ठीक, अब यहाँ पर कुछ चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ समझ में आएंगी, कैसे, जरा उसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि यदि अगर सपोज मुझे इसको 4n+1 के फॉर्म में लेकर आना है तो निश्चित रूप से मुझे यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो या तो 4 का कोई फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा या 4 कंसीडर करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए यदि अगर मैं मान लेता हूँ कि यदि अगर b जो है वो क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। और जैसा कि हम बहुत पहले की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, अब यहाँ पर देयरफॉर रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है रिमाइंडर की, बहुत ध्यान से समझिएगा, 0 या फिर 1, क्योंकि वो तो कभी भी b के बराबर भी नहीं होता है। तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या हो गई हमारे पास, 0 और 1। अब यदि अगर मैं यहाँ पर when r is equals to
जीरो। यदि अगर मैं r की वैल्यू जीरो रख लूं तो मुझे a बराबर क्या मिलने वाला है? यदि अगर मैंने यहाँ पर r की वैल्यू जीरो रखी और b की वैल्यू 2, तो ये हो गया मेरे पास 2q, है ना। तो अब ये जो नंबर है मेरे पास a बराबर 2q, ये 2 का मल्टीपल है और 2 का मल्टीपल कभी भी ऑड नंबर नहीं हो सकता। क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमारे पास? शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, है ना। तो यदि यहाँ पर हमारे पास अगर मैं r की वैल्यू जीरो रख लूँ तो ये हमें एक इवन नंबर मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ पर स्क्वायर किसका करना है? ऑड नंबर का। तो चलिए हम यहाँ पर रिमाइंडर कंसीडर कौन सा करते हैं? हम 1 व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। तो जब हमने r को क्या ले लिया? 1 ले लिया, तो अब मुझे क्या मिलने वाला है? इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मुझे मिलेगा a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। यदि अगर 2q एक इवन नंबर था तो एक बात तो निश्चित है कि 2q प्लस 1 क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा। अब उन्होंने बोला कि यदि इसका स्क्वायर करें तो वो आपको हमेशा इस फॉर्म में मिलना चाहिए। चलिए तो स्क्वायर कर लेते हैं हम। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। यदि अगर मैंने दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर लिया तब मुझे क्या मिलने वाला है? a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक, स्क्वायर करके देखते हैं हम। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4q स्क्वायर प्लस 1 यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4q। यहाँ पर जगह कम होने के कारण फिर से मैं थोड़ा सा काम शॉर्ट में कर ले रहा हूँ। इन दोनों में से अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचने वाला है q स्क्वायर प्लस q, और ये वाला जो बना है वो मैंने एज इट इज ले लिया। तो अब आप देखेंगे जरा यहाँ पर ध्यान से, तो a स्क्वायर बराबर आपको 4 के साथ कुछ मल्टीपल है, इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ? m, ठीक है। अभी कुछ भी हो तो ये हमें हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा? 4m प्लस 1 के फॉर्म में, वेयर m इज इक्वल्स टू q स्क्वायर प्लस q। अब ये जो मल्टीपल है ये कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा था हमसे, यदि अगर हम किसी भी ऑड पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर करें तो वो हमें हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा? 4m प्लस 1 के फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3। यानी कि यदि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करें तो वो हमें हमेशा किस फॉर्म में मिलना चाहिए? 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 के फॉर्म में। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर भी हम आगे और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट a एंड b बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। यदि अगर मैं इसमें ईडीएल लगाऊं, देयरफॉर बाय ईडीएल, तो ईडीएल अप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है? यहाँ पर जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, है ना। और सपोज यदि अगर मैं यहाँ पर b की वैल्यू 4 कंसीडर कर लूँ, यदि अगर मैं b की वैल्यू 4 कंसीडर कर लूँ तो मुझे r की पॉसिबिलिटीज क्या मिलने वाली है? 0, 1, 2 एंड 3। चलिए ठीक है, तो अब हम इन रिमाइंडर्स को यूज करके यहाँ पर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या हमें ये फॉर्म्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया? व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, r किसे कंसीडर किया हमने? 0 को, और b किसे लिया है हमने? 4। तो a बराबर हमें क्या मिलने वाला है? 4q प्लस 0। अब उन्होंने ये बोला कि इसका क्यूब करने पर, यानी कि इस नंबर का क्यूब करने पर, तो यदि अगर मैं दोनों तरफ इसका क्यूब कर दूं तो a क्यूब बराबर मुझे क्या मिलने वाला है? 64q क्यूब, है ना। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a बराबर 4 इंटू 16q क्यूब। अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे केवल इतना देखना है कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो किसके फॉर्म में आनी चाहिए? 4 के मल्टीपल के फॉर्म में, यानी कि a क्यूब बराबर मुझे क्या मिल रहा है? 4m का फॉर्म मिल रहा है, वेयर m इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास? 16q क्यूब। चलिए ठीक है, दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं आगे, और आई होप धीरे धीरे आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में
बहुत अच्छे से आने लगेंगी। चलिए जी देखिएगा जरा, अब की बार मैं क्या करने वाला हूं, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, मैंने r क्या कंसीडर कर लिया, 1। तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या मिलेगा मुझे, a बराबर 4q प्लस 1। अब उन्होंने बोला कि इसका क्यूब कीजिए आप, है ना, तो क्यूब करने पर क्या मिलेगा मुझे, दोनों तरफ इसका क्यूब कर दूं, 4q प्लस 1 का होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। चलिए मैं आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, यानी कि 4q का क्यूब कितना मिलने वाला है 64, q क्यूब 1 का क्यूब करने पर 1 ही आने वाला है, प्लस 3ab यानी कि 3 4 जा 12। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पर 12q इंटू 1 और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 4q प्लस 1। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है इसमें। इसको यदि अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, a क्यूब बराबर 64q क्यूब प्लस इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करूँ, इस 1 को मैं बाद में लिखूंगा, 12 4 जा 48q स्क्वायर और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो यहाँ पर बचने वाला है मेरे पास 12q और ये वाला 1 एज इट इज। अब यदि अगर मैंने यहाँ से a क्यूब बराबर, चलिए जरा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इस पूरे में से यदि अगर मैंने 4 कॉमन निकाल लिया तो मुझे यहाँ पर मिलने वाला है 16q क्यूब प्लस 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12q स्क्वायर, यहाँ पर 3q प्लस 1, यानी कि अल्टीमेटली a क्यूब बराबर मुझे क्या मिलने वाला है 4m प्लस 1 का फॉर्म, वेयर m इज इक्वल्स टू क्या है 16q क्यूब प्लस 12q स्क्वायर प्लस 3q। ठीक है, तो यानी कि जब मैंने रिमाइंडर की वैल्यू 1 रखी तब मुझे जो फॉर्म है किसका मिला, 4m प्लस 1 का फॉर्म मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कम रफ कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके इसे नोट कीजिएगा। अब की बार मैं यहाँ पर रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो इस बार 2 रख कर देखता हूँ तब मुझे क्या मिलता है। ठीक है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर अब रिमाइंडर क्या कंसीडर कर लिया, when r is equals to 2, है ना, तो r is equals to 2 रखने पर a is equals to 4q plus 2, है ना, दोनों तरफ अगर मैं इसका क्यूब करूं तब मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 64q क्यूब 2 का क्यूब मुझे मिलने वाला है 8 प्लस 3ab यानी कि 3 4 12 और 12 2 24q और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 4q प्लस 2। इसको भी यदि अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है 64q क्यूब प्लस 8, 24 4 96, है ना, 24 4 96q स्क्वायर और इसके इससे मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर मिलने वाला है मुझे 24 2 48q। अब यदि अगर मैं इसमें से फिर से 4 कॉमन निकालूं तो 4 कॉमन निकालने पर मुझे यहाँ पर मिलने वाला है 64, है ना, यानी कि 16q क्यूब, यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है 2 और यहाँ से मुझे अगर मैंने इसमें से 4 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ मिलेगा मुझे 24q स्क्वायर और यहाँ पर 12q, यानी कि अल्टीमेटली अगेन मुझे फिर किसका फॉर्म मिल गया, 4m का फॉर्म मिल गया, जहाँ पर m बराबर क्या था मेरे पास, ठीक है, यही पूरी वैल्यू 16q क्यूब प्लस 2 प्लस 24q स्क्वायर प्लस 12q। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे r की वैल्यू 2 रखने पर फिर से 4m का फॉर्म मिल गया। अब एक लास्ट वैल्यू रह गई है मेरे पास, दैट इज पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर, क्या था वो 3, तो मैं उसको भी रख कर देख लेता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग इसे पॉज करके नोट कीजिएगा। अब यदि अगर मैंने यहाँ पर एक बार रिमाइंडर की वैल्यू 3 रखी तो ऐसा करने पर क्या होने वाला है, जरा इसको भी बहुत ध्यान से समझिए, है ना, यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर
होने वाले हैं। ठीक, अगर मैंने यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 3 रख ली तो a बराबर मुझे अब क्या मिलने वाला है 4q प्लस 3। दोनों तरफ क्यूब करें तो a क्यूब, यहाँ पर फिर से इसमें क्यूब की आइडेंटिटी लगाने पर 64q क्यूब, यहाँ पर 27 यानी कि b का क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 4 = 12, 12 3 = 36 क्यूब। ठीक है, और ब्रैकेट में 4q प्लस 3। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। तो a क्यूब यहाँ पर हमें मिलने वाला है 64 क्यू क्यूब, है ना, 64 क्यू क्यूब प्लस 27 प्लस इसका इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 4 ज़ा कितना होने वाला है 4 6 ज़ा 24 कैरी 2, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, 144 क्यू स्क्वायर। और यहाँ से यदि अगर मैं इसमें इसका भी मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है 3 6 ज़ा 18 कैरी 1 3 3 ज़ा 9 और 1 108 क्यूब। ठीक, इसके बाद यदि अगर मैं इस पूरे में से 4 कॉमन निकालूं तो 4 कॉमन निकालने पर मुझे क्या मिलने वाला है, जरा इसको भी बहुत ध्यान से समझते हैं। उससे पहले मैं एक स्टेप और यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 64 क्यू क्यूब, क्या मैं इसे 24 लिख सकता हूँ, 27 को 24 प्लस 3 लिख लेता हूँ, ठीक है, प्लस 144 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 3। ठीक है, इस 27 को मैंने 24 प्लस 3 लिख लिया। अब यदि अगर मैं इसमें से 4 कॉमन निकाल लूँ तो मुझे यहाँ मिलने वाला है 16 क्यू क्यूब प्लस 6 144, है ना। यदि अगर हमने 144 में से 4 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर कितना बचने वाला है 4 3 ज़ा 12, है ना, 2 इधर जाएगा यानी कि 36 क्यू स्क्वायर। ठीक, और इसमें से यदि अगर मैंने यहाँ पर 4 कॉमन निकाल लिया तो मुझे क्या मिलने वाला है 4 2 ज़ा 8, है ना, 2 इधर जाएगा तो यहाँ पर मिलने वाला है मुझे 27 क्यूब, ठीक, प्लस 3। तो अल्टीमेटली मुझे ये जो फॉर्म मिला ये किसका था 4m प्लस 3 का, जहाँ पर वेयर m is equals to 16 क्यू क्यूब प्लस 6 प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यूब। इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं होता है क्योंकि ये पूरा 4 का मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके की क्वेश्चंस यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं अब हमारे नए सेगमेंट में कैसे यूक्लिड्स साहब के जो मैथमेटिशियन थे इन्होंने एक और मेथड दी HCF निकालने की। हालांकि मैं जो हमारे पिछले सेशन में मैंने जो आपको वीडियो दिया है उसमें मैंने LCM और HCF को काफ़ी अच्छे से एलाबोरेट किया है। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक को भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप चाहेंगे उसे जाकर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल अभी हमें ये देखना है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग HCF कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल कंसीडर कर लिए हैं और देखते हैं कि कैसे EDL अप्लाई करके इससे HCF कैलकुलेट किया जाता है। अब यूक्लिड साहब जो कहते थे कि यदि अगर आपको 2 नंबर का HCF निकालना है उनकी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर लें कि जो भी 2 नंबर्स दिए गए हैं उनमें से बड़े नंबर को आप क्या मान लें, डिविडेंड मान लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला एग्जांपल कंसीडर करूं 960 और 432 का यदि अगर मुझे HCF निकालना हो तो ऐसी परिस्थिति में मैं 960 को क्या मान लूं, डिविडेंड, और 432 को मैं क्या मान लूं, डिवीजन। अब यदि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 432 2 ज़ा 864। अब क्या मिलने वाला है मुझे, यदि अगर 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर कितना बचा 5, यानी कि 15 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर बचने वाला है 9। अब ये प्रोसेस को हमें तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक हमें रिमाइंडर क्या ना मिल जाए, 0 ना मिल जाए, है ना। अब जो रिमाइंडर आया है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, डिवीजन, और जो पहले डिवीजन था वो क्या बन जाएगा हमारे पास, डिविडेंड। ठीक है, तो 96 को यदि अगर मैं इसको कितने टाइम डिवाइड करूं कि मुझे क्या मिल जाए 432 या उससे कम वैल्यू मिल जाए। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर 96 को यदि अगर मैं समझ में आ रहा है कि 400 के अप्रॉक्स है तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 4 6 ज़ा 24 कैरी 2, 4 9 ज़ा 36, 36 और 2 38,
384 के आसपास पहुंचे। अब हमें ये भी समझ में आ रहा है कि अगर हम एक नंबर और ले लेंगे तो इससे ज़्यादा निकल जाएगा। तो 96 4 हमें कितना मिलने वाला है 384। 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 8। अगेन यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 4। फिर वही प्रोसेस, अब जो रिमाइंडर आया है वो क्या बन जाएगा हमारे पास डिवीजन, और जो पहले डिवीजन था वो क्या बन जाएगा हमारे पास डिविडेंड। तो 48 2 96, और ये प्रोसेस हमें कब तक चलानी है, जब तक हमें रिमाइंडर क्या ना मिल जाए, 0 ना मिल जाए। ठीक है, अब आपको ये देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या मिल चुका है, 0 मिल चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में जिस भी डिवीजन से हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा वो क्या कहलाएगा, उसका HCF। तो यहाँ पर HCF क्या होने वाला है इनका 48। ठीक है, HCF ऑफ 960 एंड 430 क्या मिलने वाला है हमें 48। चलिए देखते हैं हम आगे और दूसरे का भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा जरा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यदि अगर हम 135 और 225 का HCF निकाले पाए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में, तो ऐसी परिस्थिति में हमें सबसे पहले शुरुआत में डिविडेंड किसको मानना पड़ेगा 225 को, ठीक, और डिवीजन किसको मानना पड़ेगा हमें 135 को। तो 135 2 से 170 ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर कितनी बार कंसीडर करना पड़ेगा 1 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 135 में से इसको माइनस करें तो 0, 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 90। अब हम डिविडेंड किसको बना लें 135 को, तो 91 सा 90, रिमाइंडर कितना बचने वाला है 45। अब डिविडेंड क्या हो जाएगा 90, तो 45 2 सा 90, रिमाइंडर क्या बचने वाला है हमारे पास 0। तो ऐसी परिस्थिति में अब जो HCF होगा वो क्या होगा हमारे पास 45। तो ये थी हमारे पास ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं हम एक और क्वेश्चन जहाँ पर क्या दिया गया है हमें, 2 tankers contain 850 liter and 680 liter of petrol respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times. तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहला टास्क हमारे पास ये बनता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हम उसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बोला गया है हमसे कि 2 टैंकर्स हैं, दोनों की अलग अलग कैपेसिटी है। सबसे पहले 850 लीटर है एक पहले टैंकर की कैपेसिटी, और दूसरे की कैपेसिटी है 680 लीटर। अब उन्होंने कहा कि एक ऐसा कंटेनर तैयार कीजिए कि जिससे दोनों ही कंटेनर के पेट्रोल को एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंटेनर्स में मेजर कर लिया जाए। अगर अभी भी आपको बात नहीं समझ में आई तो मैं इसको दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ दूसरे तरीके से। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक कोई टैंकर है, सपोज मान लीजिए उसकी कैपेसिटी है 10.5 लीटर की, है ना, 10.5 लीटर की, और दूसरा कोई कंटेनर है आपके पास जिसकी कैपेसिटी है 7.5 लीटर की। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि आप एक कोई ऐसा कंटेनर तैयार करें कि जिससे उन दोनों ही कंटेनर को एग्जैक्टली मेजर कर लिया जाए। तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि मैं एक 1/2 लीटर का कंटेनर बना लूँ तो उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि 10.5 लीटर वाले कंटेनर के अंदर ऐसे कितने कंटेनर्स निकल कर आएंगे। 1/2 लीटर वाले कितने कंटेनर होंगे 10.5 लीटर में, शायद 21, और 7.5 लीटर वाले कितने कंटेनर्स निकल कर आएंगे उसमें से 15। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक कंटेनर है हमारे पास 850 लीटर वाला और दूसरा है 680 लीटर वाला। अब आप एक ऐसा कंटेनर तैयार करें जिससे उनके पेट्रोल को एग्जैक्टली नंबर्स में मेजर किया जा सके। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी परिस्थिति में वो हमसे एक कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, और कॉमन फैक्टर की जहाँ कहीं पर भी बात आती है तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, उसका HCF कैलकुलेट करना होता है। तो हम बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए यहाँ पर HCF कैलकुलेट करेंगे इसका 850 और 680 का। तो यहाँ पर भी हम EDA लगा दें बाय EDA। ठीक है,
तो 850 और 680 यहाँ पर भी यदि अगर मैं बड़े नंबर को क्या मान लूँ डिविडेंड और छोटे नंबर को क्या मान लूँ मैं डिवीजन, ठीक है। डिवाइड करने पर 681 सा 680 क्या मिलने वाला है मुझे यहाँ से 0, 15 में से 8 जाएंगे 7 और यहाँ पर 7 में से 6, ठीक है। अब मैं डिविडेंड किसको मान लूँ 680 को, तो 170 कितने टाइम्स में इसको डिवाइड करेगा देखते हैं कोशिश करके। 170 अराउंड 4 से करके देखें तो 4 0 से 0, 4 7 से 28 कैरी टू 4 1 से 4 और 2 6, ठीक है। एग्जैक्टली 4 टाइम्स में ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो मुझे वो जो हाईएस्ट फैक्टर है वो क्या मिला 170 लीटर, यानी कि उस कंटेनर का साइज मुझे कितना रखना पड़ेगा 170 लीटर्स का, जो इनको एग्जैक्टली मेजर कर पाएगा। अब तो मुझे देखकर ये भी समझ में आ रहा है कि 680 लीटर वाले ऐसे कंटेनर से कितने टैंकर को फुल कर देगा 4 बार में, और ये कितनी बार में करेगा, तो आप चाहो तो इसको भी कैलकुलेट कर देख लो। तो 170 को यदि अगर मैं 6 टाइम्स करके देखूँ है ना, तो 7 6 56 हाँ आ जाएगा, 6 0 से 0, 6 7 सा कितना होगा 7 6 सा 42, चलो ठीक है देख लेते हैं। 6 1 से 6 और 4 10 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 5 टाइम्स में कर देखते हैं हम, तो 5 0 से 0, 5 7 से 35 कैरी 3 5 1 से 5 और 3 8, ठीक है। तो ऐसे कंटेनर यहाँ पर कितने आएंगे 5 और इसमें कितने आएंगे 4, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें कैलकुलेट किया जाएगा। देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में मेंशन कर लिया है, हालांकि मैं आपको पूरी तरीके से समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पर हमसे ये बोला गया है कि हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के, जहाँ पर ग्रुप ए में है 156 स्टूडेंट्स, ग्रुप बी में है 208 स्टूडेंट्स एंड ग्रुप सी में है हमारे पास 260 स्टूडेंट्स। इन सारे ग्रुप्स को हमें एक फील्ड ट्रिप पर लेकर जाना है ना, बाहर एक फील्ड ट्रिप पर लेकर जाना है, जिनके लिए हमें उनके लिए बसेस हायर करनी है। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया कि मिनिमम नंबर ऑफ बसेस कितनी हायर की जाए ताकि इन स्टूडेंट्स की क्वांटिटी हर बस में इक्वल हो, है ना। और ग्रुप भी हमारे पास अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक ग्रुप में एक बस में एक ही ग्रुप के बच्चे होने चाहिए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा। एक बार फटाफट फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर 3 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में है 156 स्टूडेंट, ग्रुप बी में है 208 स्टूडेंट्स और ग्रुप सी में है हमारे पास 260 स्टूडेंट्स। इन सारे स्टूडेंट्स को हमें ग्रुप वाइज एक फील्ड ट्रिप पर लेकर जाना है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि कम से कम कितनी बसेस हमें हायर करनी पड़े ताकि हर एक बस में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हो। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा। अगेन आप क्या निकालें, इसका HCF निकालें, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए आप ऐसी परिस्थिति में क्या करें कि सबसे पहले तो आप क्या कर लें, क्वेश्चन जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बसेस हमें हायर करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स के ग्रुप को उस फील्ड ट्रिप तक ले जाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन तीनों नंबर्स का HCF निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं EDA के सेंस में तो हम यहाँ पर भी वही अप्लाई करते हैं और इन दोनों नंबर का HCF निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो 2 बड़े नंबर्स हैं उनका HCF कैलकुलेट कर लेते हैं बाय EDA। तो यहाँ पर 260 और यहाँ पर कितना आने वाला है हमारे पास 208। तो यहाँ पर 1 टाइम्स ये हो जाएगा हमारे पास 208। इसमें से इसको माइनस करें तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचने वाला है हमारे पास। यहाँ पर 5 में से 0 यानी कि यहाँ पर कितना बचने वाला है 52। अगेन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं 208, ठीक है। तो 52 4 है ना, 52 4 208, रिमाइंडर क्या मिला हमें 0। तो ऐसी परिस्थिति में इन दोनों नंबर्स का HCF कितना हो गया हमारे पास, HCF ऑफ 260 एंड 208 इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 52। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि HCF निकालें किसका 52 और 156 का, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में आप डिविडेंड किसको मानेंगे 156 को, ठीक है, और डिवीजन किसको मानेंगे आप 52 को। तो ऑब्वियसली ये भी आपको देखकर समझ में आ रहा है कि 52 3 52
156, रिमाइंडर कितना मिलने वाला है आपको 0, यानी कि अगेन HCF ऑफ 52 एंड 156 इज इक्वल्स टू कितना मिलने वाला है हमें 52, क्योंकि रिमाइंडर किससे मिला हमें 052 से। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास ओवरऑल रिमाइंडर जो है वो कितना आया 52। अब जरा इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया था हमें कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बसेस हमें हायर करनी पड़ेगी कि जिनसे ये जो स्टूडेंट्स हैं उन बसेस में इक्वल नंबर्स में आ जाए। तो ये जो 52 मिला है हमें, ये तो उन स्टूडेंट्स की संख्या है जो उन बसों में आने वाले हैं। हमें कैलकुलेट करना था बसों की संख्या, तो हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ बसेस, है ना। यदि अगर हम बसेस की बात करें तो सबसे पहला काम हम क्या करें, 156 वाले ग्रुप को डिवाइड करें 52 में, प्लस 208 वाले को डिवाइड करें 52 में, प्लस 260 वाले को डिवाइड करें हम 52 में। तो यहाँ से हमें कितना मिलने वाला है 3, यहाँ से हमें मिलने वाला है 4 और यहाँ से हमें मिलने वाला है 5, यानी कि 3 + 4 7, 7 + 5 इज इक्वल्स टू 12 बसेज हम, यानी कि हमें उनको ले जाने